आज का टॉपिक है भाई नन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग ही क्यों। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियन। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और यह इसी भारतीयों के सहयोग से ही चल भी रहा है। इसलिए अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो निश्चित रूप से ब्रिटिश शासन भारत में ढह जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि असहयोग पर विचार कैसे बन सकता था। महात्मा गांधी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलाना चाहिए। It should begin with the surrender of title that the government awarded and a boycott of civil services, army, police, court and legislative council। वो मानते थे कि यह तभी संभव होगा कि सबसे पहले तो पदवियां लौटा देनी चाहिए जो सरकार के द्वारा दी गई है। सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का व्यापक बहिष्कार होना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया जाए। 1920 की गर्मियों में गांधी जी की शौकत अली आंदोलन के समर्थन जुटाते हुए देश भर में वो यात्राएं करते रहे। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर सशंकित थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचातानी रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम की स्वीकृति लगा दी गई। अब प्रश्न उठता है, ये आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ा, इसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया। विभिन्न सामाजिक समुदायों के सहयोग के विचार को इस आंदोलन में किस तरीके से समझा गया, तो यहाँ पर आगे हम इसमें देखेंगे कि डिफरिंग स्टैंड विद द मोमेंट, यानी आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। असहयोग आंदोलन या असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए इसका अर्थ अलग अलग था। वो क्या था? द मोमेंट इन द टाउन, शहरों में जो आंदोलन हुआ उसका क्या मोटो था? आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। 1921 और 22 के बीच का जो समय है, इसके दौरान यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि कपड़ों का आयात आधा रह गया। इसकी कीमत
102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ हो गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े अपनाने लगे, भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन बढ़ गया, उनमें चमक आ गई। कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनाने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होता था और गरीब उसे खरीद नहीं पाते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे? ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से समस्या जो पैदा हो गई थी वो अलग थी। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी था ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। इस कारण से विद्यार्थी और शिक्षक जो सरकारी स्कूल छोड़ दिए थे क्या करते? अंततः उनको तो लौट के जाना ही था क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था थी नहीं। और इस तरह से दोबारा फिर सारे स्टूडेंट्स, टीचर और वकील सभी ने कोर्ट जाना शुरू कर दिया। अब आगे है रिवेलियन इन कंट्री साइड। अब ग्रामीण इलाके में यह किस तरह से दिखा? फ्रॉम द सिटीज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड, इट ड्रॉ इनटू द फोल्ड ऑफ स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि बात करते हैं हम अवध में। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किसान थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था जो किसानों से भारी भरकम लगाम और तरह तरह के कर वसूलते थे। किसानों को बेगारी करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उन्हें पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था ताकि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित न हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का जमींदारी का बहिष्कार किया जाए। तो बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला किया। बात करते हैं हम जून 1920 ईस्वी की। जून 1920 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांवों के में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया गया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकान पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयों और आकांक्षाओं को सही ठहराने में लगे थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाल लिया। जैसे आपको बता दें कि उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की बात करें, गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक के शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। यहाँ पर आगे देखते हैं कि सिचुएशन फिर क्या बना। क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगल में लोगों के दाखिले होने पर पाबंदी लगा दिया। इन जंगलों में न तो मवेशियों को वो चरा ही सकते थे, न ही जलावन के लिए लकड़ी या फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ी लोगों में गुस्सा था